जी, अस्सलाम वालेकुम। ट्रंप की मैसिव विन के बाद जैसे सबको ये लग रहा है कि ट्रंप जो उनका जो गवर्नमेंट एक करने का तरीका है, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशली उसके अंदर अमेरिका कैसा होगा, ये सबके जहन में भी यही क्वेश्चन चल रहा है कि हाउ द अमेरिका विल बी अंडर द ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन। और स्पेशली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर जो सबसे ज़्यादा जो अहम पॉलिसी है वो है एशियन पॉलिसी, क्योंकि चाइना की वजह से। अच्छा, स्पेशली जो एशिया पॉलिसी है वो चाइना कंटेनमेंट के हवाले से क्या ट्रंप किस तरह से जो है वो ले चलेगा अमेरिका को आगे। हालांकि उसका जो फर्स्ट स्लोगन था, जो इलेक्शन स्लोगन था, उसका था मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, लेट्स मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। हाँ, तो ये तो एक होगा कि अमेरिका की जो अभी पॉलिसी होगी वो ज़्यादातर मतलब ज़्यादातर लोगों को ये खदशा है कि क्या अमेरिका दोबारा जो है वो एक आइसोलेशन की पॉलिसी में जा रहा है। मतलब अमेरिका सारे जो इसकी वॉर स्ट्रेटजी है, सिक्योरिटी स्ट्रेटजी है, उससे बिल्कुल वो हो जाएगा, लाताल्लुक हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा, या तो कोई और पॉलिसी अख्तियार करेगा। और सबसे अहम जो चीज़ है वो है कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, पाकिस्तान की क्या पोजीशन होगी ट्रंप के आने के बाद। इस खित्ते में पाकिस्तान की जो एक रिलेवेंस है अमेरिका के आगे, और पाकिस्तान ख़ास करके उसकी जो स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, या ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में पाकिस्तान को क्या कोई इस खित्ते की पॉलिसी बनाने के वक्त कोई अहमियत भी दी जाएगी या नहीं दी जाएगी, ये बड़े अहम सवाल हैं। अच्छा, जिस तरह से लगता है कि अभी जो रिसेंटली अनाउंसमेंट्स हुई हैं वो बड़ी मेजर जो पोजीशंस होती हैं गवर्नमेंट की, जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, जिसको फॉरेन मिनिस्टर भी कहते हैं, और डिफेंस मिनिस्टर, और नेशनल सिक्योरिटी का चीफ, और उसके बाद है इंटेलिजेंस चीफ जो है। ये 3-4 अहम पोजीशंस अभी अनाउंस हुई हैं ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से, नाम सामने आए हैं। और वो नाम ऐसे हैं जिससे बहुत ज़्यादा जो ऐसे इंडो पैसिफिक खास करके जो एक प्रोग्राम था, या इवन जो एशिया पॉलिसी है, वो बहुत ज़्यादा वाज़ेह हो गई है इससे। अच्छा, उसमें जो नाम सामने आए हैं सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के लिए, जो नाम सामने आया है फॉरेन मिनिस्टर इसको कहते हैं, वो है सेनेटर मार्को रूबियो। अच्छा, सेनेटर मार्को रूबियो बड़े क्रिटिक रहे हैं अफ़गान वार के हवाले से पाकिस्तान के। उनका मौक़िफ़ था सितंबर 2021 में भी उन्होंने एक जो है वो ख़त भी लिखा था, जिन्होंने ये लिखा था कि पाकिस्तान को जो है वो इवन मतलब अपनी पॉलिसी वाज़े करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने ये लिखा था कि पाकिस्तान जो है वो अफ़गान वार में तालिबान को सपोर्ट करता रहा है। मतलब इस तरह से उनके वो हैं, मतलब क्या कहते हैं, ख्यालात रहे हैं। अच्छा, उसके बाद जो है वो पीट हेग्सेट जो है वो डिफेंस मिनिस्टर, पीट हेग्सेट फॉक्स न्यूज़ के होस्ट भी हैं, और वो अफ़गान जंग में भी अपना रोल प्ले करते रहे हैं। और जो सबसे अहम पोजीशन है वो है नेशनल सिक्योरिटी का हेड माइक वाल्ट्ज़। माइक वाल्ट्ज़ जो हैं वो खुली तरह जो है वो इंडिया यूएस कोऑपरेशन, और स्पेशली मैं आपको बताऊं इंडिया यूएस जो है वो इस खित्ते में ये बाकायदा जो है इस बात को वो प्रोपेगेट करते रहे हैं कि अगर आपको चाइना को कंटेन करना है स्पेशली, तो इंडिया को आप जो है वो आगे लें। और उन्होंने बाकायदा एक लेटर भी लिखा था बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन को इस हवाले से कि आप इंडिया को एम्पावर करें। और मार्को रूबियो को भी मैं बता दूं आपको कि ये जो यूएस इंडिया कोऑपरेशन है, डील है, जिसमें एक बड़ा एक प्रोग्राम है इंडो पैसिफिक कहते हैं इसको, मिशन। इंडो पैसिफिक मिशन में यह है कि उसमें ज़्यादातर जो स्ट्रेटेजिक एम्पावरमेंट है, और स्ट्रेटेजिक जो एक कोऑपरेशन है, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन इन सेंस के इंडिया को जो है वो पूरा जो पैसिफिक ओशन में एक उस मकाम पे ला देना जैसे जापान और साउथ कोरिया अलाइज हैं नेटो के। तो साउथ कोरिया और जापान जैसा स्टेटस उनको, मार्को रूबियो ने भी ये लिखा था कि उसको इंडिया को इंडो पैसिफिक ओशन में जो एक पूरा मिशन है यूएस का, उसमें शामिल किया जाए,
और मार्को रूबियो ने बाकायदा ये लिखा था कि इंडिया यूएस जो कोऑपरेशन है उसको बाकायदा एक इस तरह से एक पूरा मतलब जिस तरह से एक पूरा प्लान की तरह जो है वो सामने ले आया जाए ताकि इंडिया एम्पावर हो। और पीट हेग्सेट भी इस तरह से है। अच्छा, सबसे बड़ी जो आपको पता है वो है जो लेफ्टिनेंट कर्नल भी रही हैं यूएस आर्मी में, और वो तुलसी मैग्रेड, वो फर्स्ट हिंदू इंटेलिजेंस हेड होंगी यूएस की। और वो हवावे से एक्चुअली पॉलिटिक्स का उन्होंने वो किया, आगाज़ किया है। हवावे स्टेट जो है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स रही हैं वो, और इस तरह से जो है वो उन्होंने। अच्छा, तुलसी मैग्रेट जो है वो मोदी के साथ बड़े ही कॉमन उनके जो है वो गहरे ताल्लुकात हैं। तुलसी मैग्रेट का जो है उन्होंने ऐलान किया है कि वो इंटेलिजेंस के हेड होंगे। तो अभी आप इससे अंदाज़ा लगा लें, ये पहला मैंने आपको हिस्सा बताया कि इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 4 नाम ऐसे हैं जिससे साफ ये लग रहा है कि यस इज गाना कंटेन ओपनली चाइना इन दिस रीजन, और उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी यही है कि चाइना को कैसे कंटेन किया जाए। अब आते हैं दूसरे पार्ट पे, वो पार्ट है इलन मस्क की एंट्री। ये फर्स्ट टाइम हुआ है कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर या सोशल मीडिया एक ऑनर जो है वो ओपनली जो है वो किसी गवर्नमेंट के फॉर्मेशन या किसी गवर्नमेंट के जो है वो एक स्ट्रक्चरिंग में इन्वॉल्व हैं। इलन मस्क ने $132 बिलियन जो है वो ट्रम्प के कैंपेन में इन्वेस्ट किए थे। उसका फ़ायदा क्या हुआ? उसका फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही इलेक्शन ट्रम्प ने विन किया उसके बाद उसको 30% शेयर्स इंक्रीज़ हुए। 30% शेयर जो है इलन मस्क के टेस्ला कंपनी के इंक्रीज़। और ब्लूमबर्ग ट्रांसपेरेंसी की अब रिपोर्ट जो है आपको मैं बताऊं, ब्लूमबर्ग ट्रांसपेरेंसी ने के रिसेंट रिपोर्ट ने ये बताया कि $55 बिलियन जो है सिर्फ 3 महीने पहले से ज़्यादा अमीर हो गए हैं इलन मस्क। अब सिर्फ एक इलेक्शन विन के बाद वो $55 बिलियन की ज़्यादा एसेट बना चुके हैं वो। हालांकि इसके बावजूद भी उसने $132 बिलियन जो है वो इन्वेस्ट भी किए हैं। ये एलन मस्क की एंट्री। अच्छा, एलन मस्क की एंट्री कुछ ऐसी वो नहीं है, मतलब एक मामूली नहीं है। उसको जो डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी है उसका हेड बनाया ट्रंप ने। और विवेक, अच्छा दूसरी जो मैं बता रहा था, एक तो ये चारों जो मैंने नाम बताया कौन से तुलसी मैग्रेट, पीट हेग्सेट, मार्को रूबियो, और दूसरा नहीं उसके बाद जो है माइक वाल्ट्ज। मार्को रूबियो क्या है? मार्को रूबियो जो है वो आपके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होंगे। पीट हेग्सेट डिफेंस मिनिस्टर होंगे। माइक वाल्ट्ज जो है नेशनल सिक्योरिटी चीफ होंगे। और तुलसी मैग्रेट जो इंटेलिजेंस हेड है, ये तो हैं ही प्रो इंडियन। इससे आपको पाकिस्तान की पॉलिसी या पाकिस्तान की इस खित्ते में किस तरह से असरात होंगे ये तो वाज़ेह है। लेकिन जो गवर्नमेंट एफिशिएंसी के जो दूसरे मुश्तरका हेड एनोल मस्क के, वो विवेक रामास्वामी हैं। विवेक रामास्वामी जो हैं वो बाइडन रिपब्लिकन के प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट थे ट्रम्प के बाद। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि इंडियन लॉबी का किस तरह से असर है अभी इस ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। विवेक रामास्वामी अभी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी के शेयर्ड हेड होंगे इलन मस्क के साथ। अच्छा, ये एक कहानी है इलन मस्क की एंट्री के बाद। अच्छा, उसके बाद इस तरह से अब ये चाइना कंटेनमेंट की पॉलिसी जिस तरह से वाज़ेह हो चुकी है, दूसरी साइड पे इलन मस्क मिले हैं मंडे को, इस मंडे को, लास्ट मंडे को ईरान के यूएन एम्बेसडर से अमीर सईद इरावानी से। अमीर सईद इरावानी से वो मिले हैं और उन्होंने बाकायदा इलन मस्क ने अमीर सईद इरावानी जो यूएन एम्बेसडर हैं ईरान के, उनको रिक्वेस्ट की थी कि आप मुझसे मिलें। इसका मतलब है कि ईरान को भी किसी न किसी तरह से जो है वो मैनेज भी किया जाएगा। और मैं आपको ये बताऊं, उस हवाले से जो मैं वो कर रहा था, मसूद पज़ेश्कियान जो ईरान के अभी प्रेसिडेंट हैं, वो भी इस बात के हामी हैं कि किस तरह से जो है वो हमारे जो ताल्लुकात हैं, इवन जो सैंक्शंस हैं ईरान के ऊपर, इकोनॉमिक सैंक्शंस हैं, वो ख़त्म हो जाएं।
आप इस तरह से अंदाज़ा लगाएं कि ईरान को अभी यूएस जो है वो किस तरह से, वही ट्रंप जो 2015 में जो ईरान न्यूक्लियर डील वाला जो मामला था उसको इसने रिवर्ट किया था, वो ट्रंप अभी जो है वो ईरान को अभी खित्ते में मैनेज करने जा रहा है। मतलब ये कोई मामूली नहीं है। वो भी इलान मस्क के थ्रू। और इलान मस्क को जो अमीर सईद रावानी है उन्होंने कहा है बाकायदा कि आप हमारे तेहरान में अपना एक ऑफिस खोलें। अगर ये हो जाएगा तो ये एक बड़ी एक वो है, मतलब एक्सेप्शनल मूव होगी। अच्छा, दूसरा है यूक्रेन साइड पे। अब ये जो यूक्रेन वार है, अब ईरान को मैनेज करने की तरह से जो इजराइल और ये सारा हमास वाली जो मामला आते हैं, ये अगर सेटल डाउन हो जाते हैं और ईरान इस खित्ते में जो यूक्रेन का जो मामला है, यूक्रेन की वार को भी धीमा किया जाता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन रशिया के साथ अपने ताल्लुकात बेहतर बना के चाइना को जो है वो सही तरह से, अब सारा फोकस उनका चाइना पे होगा। जिस तरह से पुराने माजी में ये हुआ था कि चाइना से उन्होंने ताल्लुकात बेहतर बना के रशिया को उन्होंने सही तरह से डंडा दिया 80s के ज़माने में जब वो कोल्ड वार चल रही थी। अब ये उल्टा हो, रशिया के साथ उन्होंने ताल्लुक बेहतर बनाने, यूक्रेन वार को इन्होंने सही तरह से वो किया है, मतलब मैनेज करने जा रहे हैं। सेटलमेंट ईरान के थ्रू यहाँ जो गजा वार है वो शायद मतलब ऐसा नहीं है, एक आइडियल सिचुएशन जिस तरह से एडवांसमेंट लग रही हैं। और उसके बाद इनका सारा फोकस जो है वो चाइना होगा। अब इस जो मैंने शुरू में आपको क्वेश्चन मार्क दिया कि अब इस सूरत हाल में पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, जब यूएसए के एडमिनिस्ट्रेशन में ज़्यादातर जो हैं वही नकाद आए हैं, क्रिटिक रहे हैं। भाई मार्को रूबियो ने 26 जुलाई को एक बिल लाए थे कि पाकिस्तान की इमदाद बंद की जाए। वो मार्को रूबियो अभी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट बने। और भाई आपका जो वो है, आपका जो नेशनल सिक्योरिटी का हेड है माइक वाल्ट्ज, उन्होंने बाकायदा बाइडेन को ख़त लिखा था कि पाकिस्तान का जो है वो डबल स्टैंडर्ड होने की वजह से आपको वो लगेगा, मतलब इसकी जो इमदाद है वो बंद की जाए। और पीट हेग्सेट तो, लेकिन तुलसी मैग्रेट जो लेफ्टिनेंट कर्नल भी रही हैं उसमें, वो भी एक फर्स्ट हिंदू नज़ात जो हिंदू मतलब एक प्रोमिनेंटली जो है वो इंटेलिजेंस की हेड बनी है। तो इससे वाज़ेह ये चीज़ें हो रही हैं कि पाकिस्तान के लिए मामलात अभी आसान नहीं होंगे और पाकिस्तान को चैलेंजेस का सामना होगा। अच्छा, पॉजिटिव बात ये होगी इससे कि पाकिस्तान, चाइना और बाकी जो ब्रिक्स है या एससीओ की अभी कॉन्फ्रेंस हुई, तो पाकिस्तान को एशियन साइड पे जो है शायद उसको थोड़ा स्पेस मिले कि वो अपने जो एशियन अलाइज हैं उसके साथ थोड़ा मतलब अपना वो कर सके, उससे करीब हो सके। लेकिन यूएस है, पाकिस्तान के एक सारे मामलात से कोई इरेलेवेंट इतना भी नहीं हो जाएगा। अब मतलब ये पुराना वही ज़माने आने वाला है कि जिसमें पाकिस्तान यूएसए की जिस तरह से वो बच्चा गोद से निकलता है तो वो आइसोलेट हो जाता है, तो इस तरह से मामलात होंगे। देखें अभी क्या होता है। अच्छा, उसके बाद जैसे पाकिस्तान के भी हालात जुड़ रहे हैं, जो ज़्यादातर होप ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से है पाकिस्तानियों को, वो है इमरान खान का जो है वो आज़ादी। अब इससे क्या मामलात आगे चलते हैं क्या, क्योंकि 20 जनवरी को ट्रंप जो है वो ओथ लेगा, प्रेसिडेंसी ओथ होगा 20 जनवरी 2025 को। अब इसमें कितने महीने पड़े? 2 महीने। तो इस 2 महीनों में ज़्यादातर बड़ी मेजर जो है वो लेवल पे तब्दीली आने वाली है। देखें क्या होता है आगे।